एक कार सड़क पर बेतहाशा भागी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई दौड़ा रहा हो। पहाड़ को चारों ओर से काटकर बनाई गई सड़क के घुमावदार रास्तों पर गाड़ी का ड्राइवर भी पूरी दक्षता के साथ गाड़ी चला रहा था, लेकिन ड्राइवर और उसके साथ गाड़ी के अंदर बैठे लोगों के चेहरे पर भय व्याप्त था, जैसे कि उन्होंने कोई भारी मुसीबत देख ली हो। हमें जल्द से जल्द प्रीतपुरा पहुंचना होगा और गांव के लोगों को आगाह करना होगा। अगर हमें देर हो गई तो कई जाने जा सकती हैं और बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। चला तो रहा हूं, अब क्या इसे हेलीकॉप्टर बना दूं? खींचते हुए जब ड्राइवर ने ये बात कही तो दूसरा आदमी खामोश हो गया। गाड़ी जैसे ही एक मोड़ पर पहुंची, उसका संतुलन बिगड़ा और रफ्तार की वजह से गाड़ी को ड्राइवर संभाल नहीं पाया और वो पहाड़ से सीधे नीचे खाई में जा गिरी। आसमान में जोर की बिजली कड़क रही थी। अरुणाचल प्रदेश के गोरीचेन पर्वत की तलहटी में बसे गांव प्रीतपुरा के लोग एक आने वाले खतरे से अनजान होकर बेफिक्री के साथ अपने काम में मशगूल थे। उन्हें यह नहीं पता था कि किस तरह का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। उसी रात में जब सब लोग खा पी कर नींद की आगोश में आ चुके थे, तभी पहाड़ों के ऊपर हुई बरसात की वजह से वहां बनी झील ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी और वहां से पानी की एक धारा छूटी और एक नाग की तरह रात के अंधेरे में तेजी से रेंगती हुई गांव की ओर बढ़ी। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि गांव में मौजूद सभी घरों को उजाड़ देने के लिए उसका एक झोंका ही काफी था। लेकिन ये क्या? आसमान से एक तेज रोशनी के साथ उल्का पिंड जैसा कुछ पहाड़ की तरफ आता दिखा और आकर जलधारा के सामने ही पहाड़ की गोद में समा गया। जलधारा की रफ्तार में भारी कमी हो गई, लेकिन गांव में फसलों को बर्बाद करने के लिए इतनी हलचल काफी थी। सुबह जब सब सोकर उठे तो बिना बरसात के इतना पानी देखकर सब हैरान रह गए। सभी अपने अपने खेतों की ओर भागे, लेकिन वो पानी फसलों को बर्बाद करते हुए गांव के बाहर बहने वाली नदी बिसुही में समा रहा था। गांव वाले सिर पकड़कर बैठ गए और भगवान को कोसने लगे, लेकिन तभी उनके बीच से महेश नामक आदमी आगे बढ़ा और सबको टोकते हुए बोला, बिना बरसात के इतना पानी जरूर पहाड़ पर किसी झील के टूटने की वजह से आया होगा। हम सबको ऊपर वाले को कोसने के बजाय उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसे पानी की रफ्तार धीमी पड़ गई, वरना इतना भयंकर जल प्रलय आ जाता कि यहाँ हम सब किसी को कोसने के लिए जिंदा नहीं रहते। ऊपरी इलाके की फसलें बच गई हैं, अब की साल उससे गुजारा किया जाएगा, बाकी अगले साल फिर से देखेंगे। और भी कई सारे लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया और सब इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए इस पर विचार करने लगे। महेश भी वहां से निकलकर घर पहुंच गया, जहां पर उसकी बीवी निर्मला उसका इंतजार कर रही थी। महेश को आते देख निर्मला ने पूछा, क्या हुआ? फसल में कुछ बचा है या नहीं? कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ इंतजाम हो जाएगा, भूखे थोड़े मरेंगे। महेश ने सिर पर हाथ रखकर कहा, लेकिन हम पैसे कैसे भेजेंगे? 3 दिन बाद हमें पैसे भी तो भेजने हैं। निर्मला की आवाज में विवशता साफ झलक रही थी। सोचेंगे कि क्या किया जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो उससे बात करेंगे, वो मान जाएगा। कहते हुए महेश अंदर चला गया। 2 दिन बीत चुके थे। पहाड़ की तरफ से आने वाला पानी कम हो चुका था। महेश ने पहाड़ पर जाकर खाने के लिए फल, मशरूम काटने और खरगोश का शिकार करने का निर्णय लिया। कुछ लोगों के साथ वो पहाड़ की ओर चल पड़ा, लेकिन वहां जाकर देखा तो पानी की वजह से मशरूम लगभग नष्ट हो चुका था। सिर्फ इक्का दुक्का जगह ही मशरूम नजर आ रहा था। उसने खोदने के लिए फावड़ा मारा और फावड़ा जाकर किसी पत्थर से टकराया और टूट गया। अपनी किस्मत को कोसते हुए उसने जितना मशरूम काटा था उसे अपने टूटे फावड़े के साथ लेकर लौटने लगा। फावड़ा लगने से जमीन पर बने गड्ढे से पारद पत्थर बाहर की ओर झांक रहा था। उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। महेश की नजर उस पर नहीं पड़ी और वो पहाड़ से नीचे उतर आया। कल ही हमें पैसे भेजने हैं, कैसे होगा? आज जब निर्मला ने फिर से महेश को टोका तो उसने गांव में जाकर कुछ लोगों से उधार मांगने की सोची, लेकिन उसे वहां भी निराशा ही हाथ लगी। हताश होकर वो घर आ गया और निर्मला से बताया कि पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और फसल बर्बाद होने से अभी कुछ समय भी लगेगा और उसकी गांव में जरूरत भी है, तो वो सिद्धार्थ को फोन कर दे कि
वो बचे हुए पैसों से घर आ जाए, फिर जब व्यवस्था बन जाएगी तब देखा जाएगा। सिद्धार्थ, उनका इकलौता बेटा, जो ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था, वो आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता था और महेश ने अच्छी फसल से मुनाफा होता देख उसकी आगे पढ़ाई के लिए हामी भरी थी। लेकिन अचानक आई बाढ़ ने उसके सपनों को बर्बाद कर दिया। जंगली 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 का शोर कैंपस में चारों ओर गूंज रहा था। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शहर के रईसों में से एक, रणवीर प्रताप का बेटा रणधीर प्रताप, सिद्धार्थ को फाइटिंग करने के लिए बार बार उकसा रहा था और सिद्धार्थ बीच बचाव कर रहा था। लेकिन तभी कॉलेज के डीन वहां आ गए और शोर शांत हो गया। फाइट भी टल गई थी कि इसी बीच सिद्धार्थ का फोन बजा और सामने स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम उभरा तो उसने फोन उठाकर प्रणाम किया। जब उसने अपनी माँ से उनका हालचाल पूछा तो निर्मला ने सारी घटना कह सुनाई। सिद्धार्थ ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए चिंता न करने को कहा और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। वो जैसे ही कैंपस से थोड़ी दूर निकला था कि एक काले रंग की लग्जरी कार उसके बगल में आकर रुकी और उसका शीशा नीचे हुआ। सिद्धार्थ ने देखा कि उसकी सहपाठी और क्रश टिया अरोरा उस गाड़ी को चला रही थी। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं क्या? लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया तो उसने बात आगे बढ़ाने के लिए कहा, सिद्धार्थ, आज रणधीर से ना उलझने के लिए थैंक्स। तभी एक और नीले रंग की लग्जरी कार वहां रुकी और रणधीर प्रताप गुस्से से उस गाड़ी से बाहर निकला और सिद्धार्थ की ओर दांत चबाते हुए बोला, क्यों बे जंगली, तू सच में नाक तुड़वाकर यहां से जाना चाहता है? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या गुटरगू कर रहा है? सिद्धार्थ इससे पहले कुछ जवाब देता कि टिया बोल पड़ी, गाड़ी मैंने रोकी थी और इसमें सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है। टिया की बात सुनकर रणधीर वहां से चला गया। उन दोनों के जाते ही सिद्धार्थ भी बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। वहां से उसने अपने गांव के लिए बस पकड़ी। इधर जब से फोन पर निर्मला से सिद्धार्थ ने घर आने की बात कही थी, तब से वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी और बार बार महेश से पूछ रही थी कि सिद्धार्थ कितने बजे पहुंचेगा। बस अब शहर को पार करके पहाड़ को काटकर बनाए गए रास्तों पर आ चुकी थी। खिड़की से बाहर का नजारा जन्नत जैसा था। पहाड़ों के ऊपर की हरियाली किसी भी आदमी का मन मोह सकती थी। चोटी के ऊपर तैरते बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग बस यही है। शहर की हवा के मुकाबले पहाड़ों की हवा सिद्धार्थ को ज्यादा सुकून पहुंचा रही थी। वो कभी भी अपने पहाड़ छोड़कर शहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन गांव की गरीबी और आगे कुछ बनने की ललक ने उसे पहाड़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने ही धुन में खोया हुआ गीत गुनगुना रहा था कि उसके फोन पर फिर से घंटी बजी। उसकी माँ का फोन था। तू कब तक घर आ जाएगा? सिद्धार्थ ने बताया, मुझे आने तक रात हो जाएगी, इसलिए आप मेरा इंतजार न करें और खाना खाकर सो जाएं। आधी रात बीतने पर सिद्धार्थ घर पहुंचा तो निर्मला और महेश ने उसे गले लगा लिया। पूरी रात बातों में ही बीत गई। सुबह उठकर सिद्धार्थ अपने पिता के साथ दोबारा फसलें बोने के लिए खेतों को सही करने चला गया। वहां उसने बातों ही बातों में अपने पिता महेश से पूछा, क्या ऊपरी इलाकों की फसलें बची हुई हैं? महेश ने बताया, हाँ, वो फसलें अभी सुरक्षित हैं, लेकिन उनको तैयार होने में अभी 1 महीने का समय है। उसमें हम 2 दिन बाद खाद डालने जाएंगे। जब महेश फावड़ा लेकर मशरूम काटने के लिए निकलने लगा तो सिद्धार्थ ने उसे घर पर रुकने को कहा। मैं मशरूम काट कर ले आऊंगा, आप घर पर आराम कीजिए। वो थोड़ी देर बाद मशरूम काटने निकल गया। 2 दिनों तक यही सिलसिला चला। सिद्धार्थ सुबह उठकर खेतों को सही कराने जाता, फिर दोपहर को मशरूम काटने जाता और शाम को वो फिर महेश के साथ खेतों को सही कराने चला जाता। ऊपरी इलाके में बोई गई हनी सकल की फसल को आज खाद देने की बारी आ चुकी थी। हालांकि इन हनी सकल्स में वो औषधीय गुण मौजूद नहीं थे जो कि 100 वर्ष पूर्व के पौधों में होते थे, लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनीज इन्हें उचित मूल्य देकर खरीद लिया जाता था। इससे किसानों की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और फार्मा कंपनीज को पौधे सप्लाई करने वाले सप्लायर्स को भी ज्यादा नहीं भटकना पड़ता था। सिद्धार्थ अपने पिता के साथ वहां पहुंच गया और खाद के ठेले को एक किनारे लगाया और खाद देने लगा। खाद देने के बाद दोनों ने वहीं खाना खाया और फिर घर की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद सिद्धार्थ को याद आया
कि वो अपना मोबाइल खेत पर ही भूल गया है। उसने महेश से वहीं रुकने को कहा और मोबाइल लेने के लिए खेतों की ओर फिर से चल पड़ा। मेड़ पर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपना मोबाइल रखा हुआ दिखा और वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका कि मेड़ की घास के बीच छुपे हुए एक रेड वाइपर ने उसकी उंगली पर डस लिया। सिद्धार्थ के माथे पर डर से पसीने की बूंद लुढ़क गई। उसे पता था कि रेड वाइपर के काटने के अगर 10 मिनट के अंदर उसे इलाज ना मिला तो वो मर जाएगा। वो सांप के काटने से कम इस आशंका से ज्यादा घबरा गया और लगभग बेहोश होकर गिर पड़ा। खेतों से थोड़ी दूर पर मौजूद महेश ने जब वहां से सिद्धार्थ को गिरते देखा तो वो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गया और उसने खेतों की ओर दौड़ लगा दी। अब क्या होगा सिद्धार्थ के जीवन का? क्या यही है सिद्धार्थ का अंत या फिर से होगा कोई चमत्कार? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।